नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम आयन मेकिंग की दुनिया के एक बेहद शानदार और आधुनिक तरीके को डिकोड करने जा रहे हैं। इसे फिनमेट प्रोसेस या फ्लूइडाइज्ड बेड प्रोसेस कहा जाता है। सदियों से हम लोहे के लिए उसी पुरानी ब्लास्ट फर्नेस पर निर्भर रहे हैं, लेकिन मेटलर्जी की दुनिया अब तेजी से बदल रही है। गैस पर आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयन यानी DRI का चलन अब काफी बढ़ चुका है। तो चलिए सीधे कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक की इस पूरी जर्नी को आज मिलकर एक्सप्लोर करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा है। पहला, ब्लास्ट फर्नेस का ऑल्टरनेटिव। दूसरा, रिड्यूसिंग गैस तैयार करना। तीसरा, उन 4 रिएक्टरों के अंदर का मैजिक। चौथा, गैस रिसाइकलिंग। और आखिर में हॉट ब्रिकेटेड आयरन यानी HBI का बनना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पार्ट 1, ब्लास्ट फर्नेस का विकल्प। आखिर पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को एक नए रास्ते की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, अगर हम पुरानी ब्लास्ट फर्नेस की तुलना इस नए तरीके से करें तो फर्क साफ नजर आ जाता है। पारंपरिक ब्लास्ट फर्नेस को चाहिए महंगा कोकिंग कोल, जो वैसे भी दुनिया में बहुत कम है। ऊपर से SO2 और CO2 जैसी गैसों का भारी पोल्यूशन, और हाँ, इसके लिए बड़े बड़े एग्लोमेरेटेड लंप्स चाहिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिनमेट जैसे नए तरीके सीधे नेचुरल गैस का इस्तेमाल करते हैं। इससे एमिशन भी कम होता है, और सबसे बड़ी बात, खदानों से निकलने वाले बारीक कच्चे माल का भी सीधा इस्तेमाल हो जाता है। अब ये -12 मिलीमीटर का जो आंकड़ा है ना, ये फिनेंशियली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। होता क्या है कि जब खदानों से आयरन ओर निकालते हैं तो बहुत सारा बारीक पाउडर, जिसे हम फाइन्स कहते हैं, बच जाता है। पुराने तरीके में इसे इस्तेमाल करने के लिए पैलेटाइजिंग जैसी महंगी प्रोसेस करनी पड़ती थी। लेकिन फिनमेट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सीधे 12 मिलीमीटर से छोटे आयरन ओर फाइन्स को उपयोग में ले सकता है, मतलब पैसों की भारी बचत। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। रिड्यूसिंग गैस तैयार करना यानी मीथेन का ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा कच्चा माल तो रेडी है, अब बारी है उस गैस की जो आयन ओर से ऑक्सीजन को बाहर निकालेगी। यहाँ एक सवाल दिमाग में आ सकता है कि क्या सीधे नेचुरल गैस या मीथेन को फर्नेस में डाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर रीफॉर्मिंग काम आती है। अगर सीधे मीथेन को अंदर भेज दिया गया तो रिडक्शन बहुत धीमा हो जाएगा और बड़े पैमाने पर कार्बन की कालिक या सूट बन जाएगी। ये कालिक पूरी मशीनरी को चोक कर सकती है और फर्नेस का थर्मल बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ सकती है। इसलिए नेचुरल गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जैसी काम की गैसों में बदलना बेहद जरूरी है। इस नेचुरल गैस को रिफॉर्म करने के मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला है स्टीम रिफॉर्मिंग, जहां मीथेन को स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं। दूसरा पार्शियल ऑक्सीडेशन, जहां बहुत ही कंट्रोल तरीके से ऑक्सीजन दी जाती है। और तीसरा है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। तरीका चाहे जो भी हो, इन सबका अल्टीमेट गोल बस एक ही है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाना। रिफॉर्मिंग के बाद जो गैस हमें मिलती है उसका मिक्सचर काफी दिलचस्प होता है। इसमें करीब 85 से 90% तक सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है। और याद रखिए, यही दोनों हमारे असली रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो आगे का सारा काम करेंगे। बाकी बचे 10 से 15% में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की भाप होती है। तो बस अब हमारा कच्चा माल और गैस दोनों बिल्कुल रेडी हैं। पार्ट 3, 4 रिएक्टरों के अंदर, जिसे हम द काउंटर करंट डांस भी कह सकते हैं। अब आता है इस पूरी प्रोसेस का सबसे क्लाइमैक्स वाला हिस्सा, जहां ओर और गैस का आमना सामना होता है। अब इतने बारीक, सॉलिड और गैस को एक साथ मिलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इसके लिए लॉक हॉपर के अंदर 11 से 13 बार का भारी प्रेशर बनाया जाता है, और इसी जबरदस्त प्रेशर से उस बारीक आयरन ओर को रिएक्टर सिस्टम के अंदर धकेला जाता है। इस पूरे सेटअप में 4 रिएक्टर एक के ऊपर एक लगे होते हैं। सबसे पहले चलिए आयरन ओर के सफर को ट्रैक करते हैं। ये ओर सबसे पहले टॉप पर मौजूद रिएक्टर नंबर 4 में एंट्री लेता है, जहां टेम्परेचर लगभग 500 से 570 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर ये धीरे धीरे नीचे गिरकर रिएक्टर 3, फिर रिएक्टर 2 और फाइनली सबसे नीचे रिएक्टर 1 में पहुंचता है। यहाँ तक आते आते टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाता है। अब देखते हैं इस सिस्टम का असली मास्टरमाइंड, यानी गैस का सफर। गैस बिल्कुल उल्टी दिशा में चलती है। एकदम फ्रेश और गर्म गैस सबसे नीचे रिएक्टर 1 से एंट्री लेती है
और ऊपर उठते हुए रिएक्टर 2, 3 और फिर रिएक्टर 4 से बाहर निकल जाती है। इससे ही काउंटर करंट डांस कहते हैं। ऊपर से गिरता हुआ सॉलिड ओर हर स्टेज पर नीचे से आती ताज़ी गैस से टकराता है। एकदम परफेक्ट डिज़ाइन। इन रिएक्टरों के अंदर जो केमिस्ट्री होती है ना, वो कमाल की है। ये गैसें आयरन ओर से ऑक्सीजन को सचमुच जबरदस्ती छीन लेती हैं। ये सब स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले हेमेटाइट से ऑक्सीजन निकलती है और वो मैग्नेटाइट बनता है। फिर गैसें उस पर और हमला करती हैं, जिससे वो वोस्टाइट में बदल जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि वोस्टाइट सिर्फ 570 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही स्टेबल रहता है। और आखिर में इस पूरी प्रोसेस के बाद वोस्टाइट एकदम प्योर आयरन यानी Fe में बदल जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एकदम नीचे वाले रिएक्टर 1 में एक और जादुई चीज होती है, कार्बाइड का बनना। ये प्योर आयरन कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कोई खराबी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इस कार्बन की वजह से बाद में इलेक्ट्रिक फर्नेस में लोहे को पिघलाना आसान हो जाता है और हवा लगने पर इसमें तुरंत जंग भी नहीं लगती। पार्ट 4, गैस रिसाइकलिंग और एफिशिएंसी, एक क्लोज्ड लूप। लोहा तो बन गया, लेकिन जो गैस सबसे ऊपर वाले रिएक्टर 4 से बाहर निकली, उसका क्या होता है? इंडस्ट्री में तो एफिशिएंसी ही सब कुछ होती है ना, इसलिए इस एग्जॉस्ट गैस को बेकार नहीं जाने दिया जाता, बल्कि एक रिसाइकलिंग लूप में डाल दिया जाता है। पहले एक गैस स्क्रबर इसे 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके सारी धूल निकाल देता है। फिर ये गैस CO2 रिमूवल कॉलम में जाती है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल फेंका जाता है। इसके बाद इस साफ गैस को वापस ताज़ी गैस में मिलाते हैं और एक फर्नेस इसे 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके वापस उसी सिस्टम में भेज देता है। यहाँ ये सोचना लाजिमी है कि इसमें से CO2 को निकालना इतना ज़रूरी क्यों है। असल में कार्बन डाइऑक्साइड कोई रिड्यूसिंग एजेंट तो है नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं निकाल सकती। अगर ये गैस में बनी रही तो पूरे सिस्टम की पावर कम हो जाएगी। इसे बाहर निकालने से हमारी रिसाइकिल की हुई गैस की पावर एकदम मैक्सिमम बनी रहती है। और अब हम पहुंच गए हैं पार्ट 5 पर, हॉट ब्रिकवेटेड आयरन या HBI बनाना, द फिनाले। यहाँ इंजीनियर्स के सामने एक बहुत तगड़ी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आती है। ये जो नया बना हुआ बारीक आयरन है ना, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब इस हाईली रिएक्टिव पाउडर को बिना जंग लगे एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए? अगर इसे खुली हवा में ऐसे ही छोड़ दिया तो ये देखते ही देखते राख और जंग में बदल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम का एक बड़ा ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला गया, हॉट ब्रिकवेटेड आयरन यानी HBI। इस बारीक लोहे को लगभग 600 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर बड़े बड़े रोलर प्रेसेस के बीच से गुजारा जाता है। इतने भारी दबाव से ये छोटे छोटे कण आपस में दबकर एकदम ठोस और घने ब्लॉक बन जाते हैं। इस फिजिकल कंप्रेशन की वजह से हवा के संपर्क में आने वाला एरिया कम हो जाता है और फिर इसमें जल्दी जंग नहीं लगती। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अगर हम कच्चे फाइन DRI और इन नए बने HBI ब्लॉक्स को कंपेयर करें तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती हैं। फाइन DRI बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसे ट्रांसपोर्ट करना लगभग इम्पॉसिबल है, इसलिए इसे साइट पर ही तुरंत पिघलाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ HBI है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसे आराम से दुनिया के किसी भी कोने में स्थित स्टील प्लांट तक शिप किया जा सकता है। लॉजिस्टिक्स के लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस एक्सप्लेनर को हम इसी थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं कि मेटलर्जी की दुनिया में ये ऑल्टरनेटिव तरीका धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना दबदबा बना रहा है। आज भी पुरानी ब्लास्ट फर्नेस का राज है, लेकिन फिनमेट जैसे तरीके जो नेचुरल गैस से चलते हैं, पोल्यूशन कम करते हैं और बारीक आयरन ओर का सीधा इस्तेमाल करते हैं, ये फ्यूचर हैं। जैसे जैसे नई रिसर्च सामने आएंगी, ऐसे सस्टेनेबल तरीकों का इस्तेमाल और बढ़ेगा। पर जाते जाते एक सवाल, क्या ये तकनीक इतनी तेजी से आगे बढ़ पाएगी कि आने वाले कुछ ही दशकों में वो पुरानी धुआं उगलती ब्लास्ट फर्नेस हमेशा के लिए इतिहास बन जाएं? सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।